हाय दोस्तों, मैं हूं उमेश और स्वागत है आप लोगों को आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल इन्फोसिस में। और सबसे पहले मैं आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और उसके बाद हम लोग आज यहाँ पे अध्ययन करने आए हैं भारतीय आर्य भाषा का द्वितीय चरण। प्रथम चरण हम लोगों ने देख चुका है, उसमें जिसे हम लोग मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का प्रथम चरण जो पाली के नाम से प्रचलित है, पाली के बारे में हम लोग देखे हैं कि उसका समय सीमा क्या रहा है। 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक, यानी प्रथम शताब्दी तक। उसके बाद जो भारतीय आर्य भाषा का समय रहा है, क्या रहा है, कैसे रहा है, उसका विकास क्रम क्या रहा है और हमारे आचार्यगण क्या क्या बोले हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का द्वितीय चरण दूसरा भाग। देखिए, भारतीय आर्य भाषा का द्वितीय चरण। द्वितीय चरण क्या है? द्वितीय प्राकृत के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? द्वितीय प्राकृत, जिसको प्राकृत ही बोला जाता है। प्राकृत के नाम से ही ज़्यादा हम लोग जानते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के 3 चरण में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये 3 नाम से हम लोग ज़्यादा जानते हैं। तो जो द्वितीय प्राकृत है उसे ही प्राकृत कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, इसका समय सीमा क्या रहा है? प्रथम शताब्दी से लेकर के 500 ईस्वी तक। क्योंकि इससे पहले हम लोग देख चुके हैं पाली का जो प्रथम चरण में रहा है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का प्रथम चरण में रहा है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक। तो उसके बाद का जो समय रहा है वो यहाँ हम लोग देखते हैं। मतलब यहाँ हम लोग यह भी कह सकते हैं 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, यह तो हम लोग कह सकते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसका समय सीमा क्या है? इसका समय सीमा प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक का रहा है। यह भाषा जो है वो प्रचलन में जो समय रहा है, कालखंड रहा है, वो 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक देखा जाता है। देखिए, इसके बारे में हमारे संस्कृत के आचार्य लोग, भाषा विद्वान लोग क्या क्या अपना मत दिए हैं, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। तो हम लोग पाते हैं सबसे पहले नाट्य शास्त्र के कृतिकार भरत मुनि ने संस्कृत भाषा के शब्दों के भारतीय आर्य भाषा के प्रथम चरण जो संस्कृत भाषा रहा है, संस्कृत भाषा के शब्दों के विकृत एवं परिवर्तित रूप को, ठीक है, संस्कृत भाषा के शब्दों के विकृत एवं परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं? प्राकृत कहा है, प्राकृत भाषा कहा है। कौन कहा है? हमारे आचार्य भरत मुनि। ठीक है। जबकि कपिल देव द्विवेदी, ये भी आचार्य रहे हैं। कपिल देव द्विवेदी इसे क्या बोले हैं? साहित्यिक प्राकृत की संज्ञा दिए हैं। कपिल देव द्विवेदी क्या बोले हैं? साहित्यिक प्राकृत की संज्ञा दिए हैं। यद्यपि मध्यकाल की सभी भाषा आर्य भाषाओं को सामान्य रूप से प्राकृत कहा जाता है। ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं, यद्यपि मध्यकाल में जो सभी भारतीय आर्य भाषा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राकृत कहा जाता है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत, जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ यद्यपि हम लोग यह तो कह सकते हैं कि मध्यकाल के समस्त भाषाओं को यहाँ साफ साफ देखिए लिख रखा है हमने, यद्यपि मध्यकाल के भारतीय आर्य भाषाओं के सामान्य रूप से प्राकृत कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग हरदेव बाहरी ने कहा है जो मध्यकालीन भाषा में जैन धर्म के, कौन धर्म के? जैन धर्म के प्रसार हुआ है। जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में
जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है जिस भाषा में, वह भाषा क्या रही है? प्राकृत भाषा कहलाई है। ये हरदेव बहारी जी का मानना है। और हरदेव बहारी का मानना यह भी रहा है, उन्होंने एक बात और कहा है कि प्राकृत भाषा जो है वो प्राकृत भाषा संस्कृत भाषा की पुत्री नहीं बल्कि उसकी परिचारिका है। क्या बोले हैं हरदेव बहारी? संस्कृत भाषा की पुत्री नहीं बल्कि उसकी परिचारिका है। यह किसने कहा है? हरदेव बहारी जी का मानना है। आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्राकृत की संख्या को लेकर के विद्वानों में एक मत नहीं रहा है। ये दोनों में अलग अलग विद्वान अपने अपने मत से प्राकृतों की संख्या अलग अलग बताए हैं और अपना तर्क दिए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा आचार्य, कौन से विद्वान प्राकृतों की संख्या कितने माने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को अगर देखने मिलते हैं तो भरत मुनि मिलते हैं। तब भरत मुनि, क्या भरत मुनि, इन्होंने प्राकृत की संख्या मुख्य रूप से कितना माने हैं? 7 माने हैं। इन्होंने मुख्य रूप से 7 माने हैं और गौण रूप से 7 माने, यानी टोटल 14 माने हैं। ठीक है, भरत मुनि प्राकृतों की संख्या कितने मानते हैं? मुख्य रूप से 7 मानते हैं और गौण रूप से 7 मानते हैं, यानी भरत मुनि है सो 14 प्राकृतों की संख्या मानते हैं जिसमें मुख्य रूप से 7 मानते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं वर रुचि। वर रुचि प्राकृतों की संख्या 4 का चर्चा किए हैं। वर रुचि प्राकृतों की संख्या कितना माने हैं? 4 माने हैं। फिर थोड़ा सा आगे हम लोग जाते हैं, देखिए वर रुचि, वर रुचि कितना माने हैं? 4 माने हैं। इसको हम मिटा देते हैं, हम लोग 14 कर देते हैं, जिसमें ठीक है ये है। उसके बाद वरुचि जो है वो कितना माने हैं? 4 माने हैं। उसके बाद हम लोग अगर आगे देखते हैं तो मिलता है हम लोग को साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण, ये साहित्य दर्पण ग्रंथ किनका है? आचार्य विश्वनाथ का है। और आचार्य विश्वनाथ जो है वो इसमें प्राकृतों की संख्या जो चर्चा किए हैं वो 14 है। ठीक है, कितना है? 14 है। उसके बाद हम लोग को मिलता है प्राकृत लंकेश्वर। क्या है? लंकेश्वर, ये भट्टी का रचना है। ठीक है, यह भट्टी का रचना है। और प्राकृत लंकेश्वर में जो है प्राकृतों की संख्या कितना हम लोग को देखने को मिलता है? तो 16। ठीक है, प्राकृतों की संख्या कितना प्राकृत लंकेश्वर में मिलता है? 16। फिर आगे हम लोग जाते हैं तो प्राकृत चंद्रिका नामक रचना मिलती है हम लोग को। प्राकृत चंद्रिका में जो है प्राकृतों की संख्या मेरे ख्याल से 27 है। ठीक है, 27। और ये किनकी रचना है? शिव प्रभाकर की। हाँ, श्री शिव प्रभाकर जी का ग्रंथ है ये। किनका ग्रंथ है? श्री शिव प्रभाकर। और इसमें प्राकृतों की जो संख्या है ये कितना माने हैं? 27 माने हैं। ठीक है, तो हाँ, एक और रचना हम लोग को देखने को मिलता है प्राकृत सर्वस्व। सर्वस्व में प्राकृतों के 3 भेद बताए गए हैं। भेद कितने बताए हैं? 3 भेद बताए गए हैं। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं भरत मुनि प्राकृतों की संख्या 14 मानते हैं, वर रुचि 4 मानते हैं,
विश्वनाथ जी साहित्य दर्पण में 14 मानते हैं, प्राकृत लंकेश्वर में भट्टी जी 16 मानते हैं, प्राकृत चंद्रिका में प्रभाकर जी 27 मानते हैं, और प्राकृत सर्वस्व में प्राकृतों की संख्या 3 माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्राकृत भाषा के मान्य रूप 5 सामने आते हैं। प्राकृतों की संख्या तो बहुत बता दिए आचार्य लोग, विद्वान लोग, जैसे जैसे हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं कि प्राकृत भाषा के मान्य रूप जो थे वो कितने हैं? 5 देखने को मिलते हैं हम लोग को। और ये 5 कौन कौन है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है महाराष्ट्रीय प्राकृत। क्या आता है? महाराष्ट्रीय प्राकृत। ये कहाँ कहाँ बोले जाते हैं? विदर्भ, महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा है। महाराष्ट्रीय प्राकृत क्या है? विदर्भ और महाराष्ट्र में जो बोली जाने वाली भाषा है वह है महाराष्ट्रीय प्राकृत। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा सौरसेनी प्राकृत। सौरसेनी प्राकृत, देखिए सूरसेन एक स्थान था। ठीक है, सूरसेन एक राजा भी हुए, लेकिन यहाँ स्थान की चर्चा हो रही है। सूरसेन एक स्थान था, वहां बोली जाने वाली भाषा तथा और मथुरा, ठीक है, मथुरा में बोली जाने वाली भाषा को सूरसेन प्राकृत के अंतर्गत में रखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तीसरा मागधी प्राकृत। क्या है? मागधी प्राकृत। तीसरा प्राकृत क्या है? मागधी प्राकृत। ये मगध एवं बिहार के आसपास, मगध एवं बिहार, ठीक है, मगध एवं बिहार के आसपास बोली जाने वाली भाषा क्या है? मागधी प्राकृत। तो हम लोग 3 रूप देख चुके हैं। क्या क्या? महाराष्ट्री जो विदर्भ और महाराष्ट्र में बोली जाती थी, सौरसेनी प्राकृत, सूरसेन और मथुरा में बोली जाने वाली भाषा, और मागधी यानी मगध ऐसे भी बिहार में ही है, लेकिन मगध और बिहार के जो आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें मागधी प्राकृत की बोली जाने वाली भाषा है। अब देखते हैं हम लोग 2 प्राकृत बच रहा, अर्ध मागधी और पैसाची। ठीक है, तीसरा हो गया था ना, चौथा क्या है? अर्धमागधी। अर्धमागधी का क्षेत्र क्या रहा है? यह कौशल राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। कहाँ? कौशल राज्य में। ठीक है, कौशल राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद 5वां और आखिरी जो है हम लोग को देखने को मिलता है वो है पैसाची। पैसाची प्राकृत। पैसाची प्राकृत को अगर हम लोग देखते हैं तो सिंध, कहाँ कहाँ है? सिंध प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, असम, उसके बाद असम के बाद हाँ यही सब है। जैसे सिंधी भाषा, उड़िया भाषा, आसामी भाषा, ये सब यही पैसाची के अंतर्गत में आता है, पैचासी प्राकृत के अंतर्गत में आता है। तो आज हम लोगों ने देखा द्वितीय प्राकृत, जिसको हम लोग प्राकृत के नाम से जानते हैं। इसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा है। इसमें क्या क्या विद्वान लोग का मत रहा है प्राकृत के बारे में, इस चीज़ को हम लोग जाने हैं। प्राकृतों की संख्या जाने हैं, प्राकृत का मान्य रूप कितना है ये देखें हम लोग, कहाँ कहाँ इसका भौगोलिक विस्तार है ये देखें हम लोग। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का 3य चरण है जिसे हम लोग अपभ्रंश कहते हैं, उसका अगला क्लास में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे, क्योंकि अपभ्रंश जो है वहीं से हम लोग का हिंदी, पुरानी हिंदी का शुरुआत होता है, और हिंदी साहित्य के हम लोग विद्यार्थी हैं, इस चीज़ को हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद,
जय भारत, जय हिंद।